अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे। देखें, ऑब्लिक बेसिकली एंगल होता है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से स्मॉलर हो, उसे ऑब्लिक एंगल कहते हैं। जब कभी किसी प्रोजेक्टाइल को हम ग्राउंड से, जमीन से एक ऐसे एंगल पे लॉन्च करें, एक ऐसे एंगल पे फायर करें जो एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो तब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसे हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो इसका पाथ किस तरीके का बनता है, आइए जरा देखते हैं। लेट्स से वी हैव टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और आपको ये बात पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी वजह से अब हम बात कर रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की। मैंने आपको बताया कि एक ऐसे एंगल पे फायर किया जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो पाथ बेसिकली कुछ इस तरीके का बनेगा, लाइक दिस। ये पाथ बनेगा, और जिस एंगल के ऊपर हमने फायर किया और जिस इनिशियल वेलोसिटी से फायर किया, सपोज करें ये वो इनिशियल वेलोसिटी है vi, ठीक है। जिस एंगल पे फायर किया, ये वो आपको एंगल नजर आ रहा है, दिस एंगल इज बेसिकली थीटा। इसे आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको फाई और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा या प्रोजेक्शन एंगल थीटा में डिफरेंस बताया था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एंगल 0 से बड़ा है और 90 से स्मॉलर है। अच्छा, लास्ट टाइम जो अजम्पशन हम लोगों ने ली थी कि एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड, सेम अजम्पशन यहां पर भी एज इट इज चलेगी। लेकिन यहां पे अब एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं होनी है, और एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ने कांस्टेंट रहना है। तो आइए जरा इस बात को लिख लेते हैं। इस बात का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो इनिशियली एक्स कंपोनेंट है वही क्या है, वही उसका फाइनल एक्स कंपोनेंट है, और इसको हम यूजुअली वी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम वी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं इस तरीके से। एक तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा जो एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का इनिशियली y कंपोनेंट है वो 0 नहीं है। तो वेलोसिटी का इनिशियली y कंपोनेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ है, और इन जनरल आप उसे लिख सकते हैं ये vi साइन थीटा है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी का फाइनल y कंपोनेंट है, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं और इसकी वैल्यू होती है vi साइन थीटा माइनस gt। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। vi साइन थीटा यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन माइनस gt। तो ये दो बातें याद रखें। अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी का फाइनल y कंपोनेंट और वेलोसिटी का इनिशियल y कंपोनेंट, ये किस तरीके से हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। अब एक और चीज यहां पे सीखें। देखें, अगर मैं यहां पे कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं तो वेलोसिटी का इनिशियली कोई ना कोई x कंपोनेंट तो है, और आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का इनिशियली कोई ना कोई y कंपोनेंट तो है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए, क्योंकि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये vy वर्टिकली अपवर्ड है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होगा। मतलब अगर किसी पॉइंट पे जाके, लेट्स से इस पॉइंट पे जाके मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी ड्रॉ करता हूं, तो ये देखें वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कम हो गया, लेकिन वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, वो सेम रहेगा। तो ये vx है और ये vy है। मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पे एक चीज आप नोट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, ये vx है। और इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है ये 0 है। उसकी वजह ये है कि अगर मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट होता तो बॉडी और ऊपर जरूर मूव करता, और मैक्सिमम हाइट से लैंडिंग पॉइंट तक वही जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में पढ़ा कि यहां से लेके यहां तक का पैटर्न क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी का इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है। मैक्सिमम हाइट के बाद वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट
मैक्सिमम हाइट के बाद लैंडिंग पॉइंट तक जाते हुए रिवर्स हो जाएगा। तो कोशिश मैं कर रहा हूं कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम लेंथ का ड्रॉ करूं, और ये देखें ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इस तरीके से सॉल्व। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात सीखने वाली है और बड़ी जबरदस्त बात है। मैंने एक फर्क बताया था, मैंने कहा था जी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो ए वाई है वो है जी प्लस जी, लेकिन याद रखें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में जो ए वाई है ये है नेगेटिव जी। इसकी बहुत सी रीजंस लोग पेश करते हैं, मैं आपको सारी रीजंस बता सकता हूं, लेकिन जो सबसे अच्छी रीजन है वो ये है। सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक के लिहाज से बात करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक ये कहती है कि इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर को आप रेफरेंस वेक्टर कंसीडर कर लो। इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है यूं इंक्लाइंड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर को अगर मैं रेफरेंस वेक्टर मान लूंगा, इसे पॉजिटिव साइन असाइन करूंगा, और ऐसे तमाम वेक्टर्स जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होंगे उन्हें पॉजिटिव लिया जाएगा, और ऐसे तमाम वेक्टर्स जो इनिशियल वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे उन्हें नेगेटिव लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइंड है अपवर्ड, ठीक है, इसे पॉजिटिव लिया, तो ग्रेविटी थ्रू आउट द मोशन डाउनवर्ड है, इसलिए जी नेगेटिव जी है। यह है पहली जस्टिफिकेशन जो पंजाब की टेक्स्ट बुक के मुताबिक बताया करते हैं। एक दूसरी जस्टिफिकेशन है बड़ी मजेदार किस्म की, और वो लॉजिकल भी है और कंसेप्चुअल भी है। मुझे जरा एक बात बताएं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। आप जानते हैं जो वी वाई है ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते 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 मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो जाता है। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो वी वाई के कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होने से डेल्टा वी वाई वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, नेगेटिव, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो मैंने साबित कर दिया, मैंने प्रूफ किया कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए क्योंकि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव है, ए वाई नेगेटिव होगा। अब अगला केस बड़ा मजेदार किस्म का है। अब बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन करता है, वो कहता है सर मैक्सिमम हाइट से लैंडिंग पॉइंट तक तो वी वाई इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम हाइट से आगे ऑनवर्ड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, जबकि ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। मैं वजह बताता हूं। आप ये नोट करें ना, जब मोशन स्टार्ट हुई यहां पे तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था वर्टिकली अप, ये जो वी वाई कंपोनेंट था ये था वर्टिकली अप। मैक्सिमम हाइट के बाद वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। मैक्सिमम हाइट के बाद वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है, तो मैक्सिमम हाइट से लैंडिंग पॉइंट तक आते हुए वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है, इस वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव जी हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, एक चीज है मैग्नीट्यूड, एक चीज है डायरेक्शन, ठीक है ना? ये बात समझ आ गई आप सबको? अब अगली बात, अगर एक मैसम की बॉडी को वर्टिकली अप फेंका जाए तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? What will be the velocity time graph for a body if the body is thrown vertically upward from the ground? Constant and negative, ये मेरी बात का आंसर नहीं है। What will be the velocity time graph for a body which is projected from ground but vertically upwards? आपको कहना चाहिए सर इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा है, इधर देखें, यहां से स्टार्ट करेंगे हम और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस। तो ये जीरो है, जीरो से ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जीरो से नीचे नेगेटिव वैल्यूज। अब इस बात को समझते हैं कि ये ग्राफ ऐसा क्यों है। जब हम किसी मैसम की बॉडी को वर्टिकली अप थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी बड़ी ज्यादा होती है, ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए ये मैक्सिमम वेलोसिटी से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, चेक कर लें, मैक्सिमम वेलोसिटी दी, उसके बाद वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी मोमेंटेरली रुकेगी, तो वहां पे देखें वेलोसिटी जीरो हो गई। अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद बॉडी ने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स की, पहले वेलोसिटी थी अपवर्ड, अब वेलोसिटी है डाउनवर्ड। जब वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी
पहले वाली डायरेक्शन से रिवर्स हुई तो नीचे गिरते गिरते वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इसी वजह से 0 के बाद वेलोसिटी डायरेक्शन रिवर्स होने से नेगेटिव में आ गई, नाउ दिस इज गो ऑन इंक्रीजिंग। और एक और मजे की बात यहां पे याद रखें, ये आपको एंगल नजर आ रहा है, दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और आपको ये बात भी पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस ग्राफ की स्लोप क्या है, तो आप बताएंगे कि इस ग्राफ की स्लोप होगी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। वर्टिकल एक्सिस पे क्योंकि वेलोसिटी है तो ये बनेगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। क्योंकि ये एंगल 90 से बड़ा है इसलिए थ्रू आउट स्लोप नेगेटिव होगी, और क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट है इस वजह से स्लोप कांस्टेंट होगी, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव जी। मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब एक और बात, अगर किसी बॉडी को वर्टिकली अप थ्रो करें तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्पीड स्केलर है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो स्पीड टाइम ग्राफ किस तरह का होना चाहिए? यहां पे वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर कैन बी नेगेटिव, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव में गई है ग्राफिकली। अब मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, स्पीड इज ए स्केलर, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जब किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस। मैक्सिमम हाइट पे जाके स्पीड 0, उसके बाद जब बॉडी नीचे गिरेगा स्पीड फिर क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। तो नाम याद रखने हैं, बड़े अहम नाम है। इस ग्राफ का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये किस बॉडी का ग्राफ है? विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। और ये ग्राफ कौन सा? स्पीड टाइम ग्राफ। किस बॉडी का? विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब एक चीज अक्सर एक एमसीक्यू डिस्कस किया जाता है, बल्कि मैं आपको खुद बता देता हूं। रेड स्पॉट ए लेवल 1000 एमसीक्यूज ए लेवल्स का एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स में एंटी टेस्ट के तौर पे डिस्कस होता है, और वो एमसीक्यू ये है कि लेट्स से अगर प्रोजेक्टाइल को फ्रॉम ग्राउंड किसी ऑब्लिक एंगल के ऊपर फायर किया जाए, लाइक दिस। यहां से मैंने फायर किया किसी एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ ऑब्लिक एंगल थीटा के ऊपर, तो डिफरेंट पॉइंट्स में ले रहा हूं। लेट्स से एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी, और एक पॉइंट ये है सी। इन तीनों पॉइंट्स पे आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है। क्या होगा? वैसे तो ऑप्शंस के अंदर टेबल बना होता है, टेबल, लेकिन मैं इतना बड़ा टेबल ड्रॉ नहीं करूंगा। मैं जस्ट यहाँ पे 3 पॉइंट्स का जो एक्सेलरेशन है उसे टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख दूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए कि एक्चुअली बात क्या हुई है यहाँ पे। लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या रहता है? ये चेक करें, -g रहता है ना। तो यहाँ पे -g भी लिख सकता हूं, या वैल्यू के साथ भी लिख सकता हूं, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलें आ जाए जरा इस बात को भी समझते हैं। तो ये आएगा -9.8 और विद प्रॉपर यूनिट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको मैं बेसिकली यहाँ पे -g भी लिख सकता हूं। चलें अब ये बात मैंने की, जल्दी से बताएं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? बड़ा सिंपल है, ये a प्लस a, यहां -a, ये t। जाहिर सी बात है, अभी ये प्रूफ तो किया है थ्रू आउट नेगेटिव होता है, तो उसे आप यहां पे बताएं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बहुत से लोग ना यहाँ पे बड़ा अजीब सा ग्राफ बना के आ जाते हैं अक्सर मेरे पास, और वो कहते हैं जी हमने देखा, जी हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में ग्राफ ऐसे था, फिर यूं लाइन थी, फिर नेगेटिव में था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
throughout the oblique projectile motion acceleration negative g, negative g, negative g, negative g, जिस तरह कहते हैं मैं आपको प्रूफ करके दे सकता हूं। मैंने इसकी आपको लॉजिक भी सिखा दिया और इसी वजह से यहां पे g नेगेटिव है। ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम, ये सारे एमसीक्यूज हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बॉडी को वर्टिकली अब थ्रो किया, बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, तो याद रखें, ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है। अगर ग्राफ फर्ज करें, ग्राफ दो वेरिएबल्स के दरमियान होता है। अगर एक वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल की पावर भी 1 है, तो ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता है। अब इसकी अगली बात बड़ी अहम है, एक वेरिएबल की पावर 1 हो, दूसरे वेरिएबल की पावर मोर देन 1 हो, ग्राफ पैराबोलिक होता है, कर्व हो जाएगा। इट डिपेंड्स कि वो किस एक्सिस की तरफ कर्व होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह जब मैं आपको वर्क एंड एनर्जी में लेके जाऊंगा ना, जहां पे वो काइनेटिक एनर्जी का, मोमेंटम का डिफरेंट ग्राफ्स बनाते हैं हम, तो वो ग्राफ किस तरफ बेंड होता है, और यही कॉन्सेप्ट वहां पे लिंक होता है। टी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इज इक्वल टू अंडर रूट एल ओवर जी, तो टी अंडर रूट एल का ग्राफ, टी का एल का ग्राफ, टी स्क्वायर का एल का ग्राफ, ये सारी चीजें सिखाऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये चीज बड़ी अहम है। एक वेरिएबल की पावर 1 हो, दूसरे वेरिएबल की पावर 1 हो, तो दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक वेरिएबल की पावर 1 हो, दूसरे वेरिएबल की पावर मोर देन 1 हो, तो पैराबोलिक कर्व ग्राफ बनेगा। अब लिसन टू मी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो s का t स्क्वायर के साथ रिलेशन है, s की पावर 1 t स्क्वायर में है। खैर, अब अगर किसी बॉडी को वर्टिकली अब फेंका जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, इस बात को समझने के लिए याद रखें, ये मेरा ये वाला हाथ ये इनिशियल पॉइंट है। फर्ज करें इस पोजीशन से मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, तो ये फिक्स्ड पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रहा है, इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटरीली स्टे करने के बाद बॉडी ने दोबारा इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करना है या ग्राउंड लेवल पे मूव करना है, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और फाइनली जब बॉडी ग्राउंड लेवल पे वापस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आई है कि नहीं? इसी वजह से जब किसी बॉडी को वर्टिकली अप थ्रो किया जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। चेक करें, ये मैक्सिमम हाइट है, तो चेक करें, इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से बढ़ता है। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद बॉडी दोबारा ग्राउंड लेवल पे वापस मूव करती है, इनिशियल पोजीशन की तरफ बॉडी वापस आता है, तो इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है और फाइनली डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इस ग्राफ का नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मेरा आपसे सवाल है, एक बॉडी को वर्टिकली आप फेंका, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से कम हो सकता है, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ है, वो तो टोटल काउंट होना है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा भाई? सुन लें, एस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये देखें, कोशिश करूंगा ये मैं यहां तक और यहां से आगे फिर ये ऐसे बनेगा, तो ये इसका बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये कर्व क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। ये वाला जो पॉइंट है ना, वो ये वाला पॉइंट है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम हुआ था, लेकिन ये उसी तरह पैराबोलिक पता है ना ये पैराबोलिक पाथ क्या होता है, पैराबोलिक वे में ही ये ऊपर कर्व हो गया। तो ये नाम याद रखने हैं, दोबारा सुन लें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप सो काफी ज्यादा चीजें आपको समझ आई होंगी। अब छोटा सा एमसीक्यू देखते हैं कि इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। मैंने एक बॉडी को इनिशियली ग्राउंड से जिस वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया, वो वेलोसिटी थी 3i कैप प्लस 4j कैप। ये मैंने ग्राउंड लेवल से इतनी वेलोसिटी दे के प्रोजेक्ट किया,
आपने मुझे बताना है लैंडिंग पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। चलें आप यहां पे कह सकते हैं ये इस पॉइंट पे फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मैं उसके आपको ऑप्शंस भी दूंगा, तो जरा अच्छे से देख लें फिर मुझे आंसर कीजिएगा। तो फाइनल जो वेलोसिटी है उसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड ही होंगे, तो गौर से देखिएगा। लेट्स से 4i + 3j कैप, यूनिट्स है मैंने पहले बता दिया, बल्कि यहां पे लिख देता हूं यूनिट्स इन मीटर पर सेकंड। बीटा ऑप्शन 4i - 3j कैप, चार्ली -4i - 3j कैप, डेल्टा 3i - 4j कैप। हाँ भाई, याद रखें ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। 3i कैप का मतलब है ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि x कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता, इट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, अल्फा हो ही नहीं सकता, बीटा भी नहीं हो सकता, चार्ली भी नहीं हो सकता, डेल्टा आंसर है। ये देखो यहां पे वेलोसिटी का इनिशियली y कंपोनेंट वर्टिकल है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो सेम रहेगा ना, वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो वर्टिकल कंपोनेंट स्टार्टिंग में अपवर्ड था, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड x कंपोनेंट वही है, वर्टिकल कंपोनेंट रिवर्स हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब बताओ क्या आंसर होगा। डेल्टा इज द आंसर। ठीक है, एक और चीज एमसीक्यू यही है, बस यहां पे मैं लिख रहा हूं। एमसीक्यू ये है, एक प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया ग्राउंड लेवल से एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो मैं लिख के दे रहा हूं। वो इनिशियल वेलोसिटी है यही 3i कैप + 4j कैप मीटर पर सेकंड। मेरा आपसे सवाल है, नंबर 1, आप मुझे बताओ व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नंबर 2, आप मुझे बताओ व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नंबर 3, आप मुझे बताओ व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। 3 चीजें पूछी हैं, नथिंग एल्स इज गिवन, सिर्फ ये गिवन है किसी एक सर्टेन एंगल पे ही फायर किया होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी दी है, 3 चीजें उसने आपसे निकालने को बोला है। करें जरा कैलकुलेट जी। आए मैं सिखाता हूं, टाइम नहीं है, इधर देखें। 3 फॉर्मूले आपको याद है। सबसे पहले मैं लिखता हूं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, तो ये होता है vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। यहां से कुछ चीजें वर्बली याद रखनी है। हाइट का इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाय कीपिंग थीटा एंड जी कांस्टेंट। हाइट का साइन स्क्वायर थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, vi एंड g कांस्टेंट। हाइट का g के साथ इनवर्स रिलेशन है बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। आई होप सो आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी जो मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह से अब सुनिएगा, vi क्या होता है, मैंने यहां पे लिखा है vi होता है vi साइन थीटा। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसे यूं लिख लूं कि ये vi स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय 2g लिखूं, तो कोई प्रॉब्लम है आपको। अब यहां से एक बड़ी मजे की बात समझ आई कि जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हाइट डिटरमिन करता है, देख के बताओ। वर्टिकल कंपोनेंट। Which component decides the vertical distance covered by the body? The vertical component of the velocity, ये आपके सामने है। अब आ जाए जरा इसको सॉल्व करते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 4j कैप लिखा हुआ है ना, तो यहां पे आ जाएगा 4 स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 एज इट इज
और जी की वैल्यू 10 ले लें। चलें जी, आइए जरा आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 2 एज इट इज, 10 एज इट इज। मैं चाह रहा हूं जरा 16 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 8 बाय 10 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, जल्दी से बताओ हाइट। हेलो, हाइट 0.8 मीटर्स। समझ आई बात? ये मैंने निकाली हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर एंगल तो गिवन नहीं था, तो ना हो गिवन, सो व्हाट, हमने एंगल के बगैर कर लिया। ठीक है जी। टाइम ऑफ फ्लाइट पे आते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2vi sin थीटा ओवर जी। अब ये बड़ी मजे की बात है, ये 2vi sin थीटा ओवर जी एक्चुअली है क्या? ये दो तरह के टाइम्स का सम है। एक टाइम होता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जिसे कहते हैं असेंडिंग। बलोचिस्तान की टेक्स्ट बुक के अंदर वो कहता है असेंडिंग टाइम, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। और दूसरा डिसेंडिंग टाइम, मैक्सिमम हाइट से नीचे आने का टाइम। अगर मैं यहां पे लेबल करना चाहूं तो ये देखें, मैं यहां पे कर सकता हूं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, ये वाला टाइम, इसे कहते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैं इसे T1 कह रहा हूं, इसे मैं असेंडिंग टाइम भी कह सकता हूं। मैक्सिमम हाइट से लैंडिंग पॉइंट तक जाने का टाइम, इसे डिसेंडिंग टाइम भी कहते हैं, और इसे मैं T2 भी कह सकता हूं। तो एक्चुअली ये जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट दो तरह के टाइम्स का सम होता है। T1 असेंडिंग टाइम प्लस T2 डिसेंडिंग टाइम। असेंडिंग टाइम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, ये टोटल टाइम का हाफ होता है। तो ये असेंडिंग टाइम होगा vi sin थीटा ओवर जी, और डिसेंडिंग टाइम भी यही होगा vi sin थीटा ओवर जी। दोनों को ऐड कर लें, क्या बन गया 2vi sin थीटा ओवर जी। और मेरा ख्याल है कि आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द लैंडिंग पॉइंट, और ये दो हिस्सों में डिवाइड करके दिखाया। दिस इज असेंडिंग टाइम, दिस इज डिसेंडिंग टाइम, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट और टाइम टू रीच फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू लैंडिंग पॉइंट। अब फिर इसमें आ गया vi sin थीटा, यूं कर दे, इसे vi sin थीटा की जगह लिख दें vi डिवाइडेड बाय जी कर दें, वैल्यू उठाएं। फिर खूबसूरत बात, टाइम ऑफ फ्लाइट वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट डिसाइड करता है? मेरी बात तो छोड़ दें, मेरी बात ना माने, फॉर्मूला बता रहे हैं, कौन सा करता है? वर्टिकल। फिर दोनों, यहां से देख के भी दोनों ना करें ऐसे। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 4, नीचे क्या आ जाएगा 10, तो क्या आएगा सेकंड्स। को समझ आई बात? अब रह गई रेंज। आ जाए जरा रेंज पे। रेंज का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू vi स्क्वायर ओवर जी साइन टू थीटा। कभी एफएससी पढ़ते हुए आई थिंक सो आप लोगों ने ये लाजमी पढ़ा होगा कि 2 साइन टू थीटा किसके बराबर होता है? तो ये vi स्क्वायर ओवर जी एज इट इज, साइन टू थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा, लिख सकता हूं ना? अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि vi का स्क्वायर है, यानी vi को दो दफा लिख सकता हूं, vi इंटू vi। एक vi को लगाते हैं कॉस थीटा के साथ, और इधर से एक vi को लगाते हैं साइन थीटा के साथ, 2 बाहर निकाल लेते हैं। यानी मैं चाह रहा हूं इसे यूं लिख लें, 2 एज इट इज, अंदर लिखते हैं vi कॉस थीटा, और एक vi को लिख देते हैं साइन थीटा के साथ, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। अब रेंज एज इट इज, 2 भी एज इट इज, vi cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा vix, ये वेलोसिटी का इनिशियली कंपोनेंट हो गया x, और vi sin थीटा की जगह आ जाएगा vi y डिवाइडेड बाय g। अब इंतहाई खूबसूरत बात फिर आपसे पूछने जा रहा हूं, बताओ रेंज को वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट्स या कौन सा कंपोनेंट डिटरमिन करता है? बच्चे यहाँ पे अक्सर मुझे कहते हैं सर वो हमने ना एफएससी में पढ़ा था कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल
तो सर जी वेलोसिटी के सिर्फ एक्स कंपोनेंट को डिटरमिन करनी चाहिए ना रेंज। अब आप क्या कहेंगे? दोनों डिसाइड करते हैं। अगर एंगल 90 के ज्यादा करीब करते जाएंगे तो बॉडी प्रोजेक्टाइल एयर में ज्यादा रहेगा, वर्टिकली ज्यादा जाएगा, हॉरिजॉन्टली कम जाएगा। और अगर आप एंगल 45 के ज्यादा नजदीक करेंगे तो बॉडी हॉरिजॉन्टली ज्यादा दूर जाएगा, वर्टिकली कम जाएगा। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है भाई, समझ आई बात? आइए अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला डिराइव हो गया। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है? 3, वाई कंपोनेंट 4 और नीचे G10 आ जाएगा। 3 into 4 क्या हो गया? 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मेरा ख्याल है जी 24। 24 डिवाइडेड बाय 10 तो 2.40 मीटर्स। तो प्यारे बच्चों ये जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा। अब मैं एक बड़ी खूबसूरत जी किसका रिजल्टेंट, किस चीज का? उसका रिजल्टेंट लेना है। हाँ ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, एफएससी भूल गए? ना 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 ना, दो बातें हैं, दो बातें हैं, याद रखें। मैं सिखाता हूं। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो ना तो आप उनकी मैग्नीट्यूड कैसे लेते हो? अंडर रूट ax² प्लस ay²। ऐड होना जरूरी है ना रिजल्टेंट लेने के लिए। These two are being multiplied. How can you take the resultant? It is the product. Resultant addition के बाद आता है। कौन सा रिजल्टेंट निकाला मैंने? पीछे किधर रिजल्टेंट निकाला, दिखाओ। वहां पे दो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर थे, अब गौर से देखना जरा। एक ये था ax, एफएससी बड़ी वीक है आपकी, बड़ी माजरत के साथ, ठीक मैं कर देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखो ये दो वेक्टर्स हैं, हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर दो। ए वाई यहां से उठाओ, यहां प्लेस करो, ये कर दिया प्लेस। हेड टू टेल रूल ये कहता है पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल मिला दो। तो मैंने बाय हेड टू टेल रूल ax में ay ऐड किया और रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने के लिए पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला दिया। ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है r = a² + b² + 2ab cos थीटा cos 90 0। तो क्या रहेगा रिजल्टेंट? √a² + b²। तो यहां पर मैंने लिखा था a = ax² + ay²। ये है दो एक्सेलरेशंस को मैंने ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल और फिर मैंने रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला लिखा। और बेटा उस दिन मैं ये बात कर रहा था कि क्योंकि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में ax होता ही 0 है तो जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है वो एक्चुअली आपका नेट एक्सेलरेशन होता है। अब इस बात को मैं यहां पे लेके आता हूं। यहां पे ये वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स प्यारे बच्चे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग एडेड। इसलिए मैं रिजल्टेंट कैसे लूं? रिजल्टेंट तो एडिशन में लिया जाएगा ना, क्या समझो? हाँ अच्छा, अब मैं आगे चलता हूं। एक चीज बच्चों, अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? खबरदार, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट बार 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 चेंज होती है। डन? क्या मोमेंटम कंजर्व रहता है? नहीं रहता। वेरी गुड, जबरदस्त। क्या पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर या पूरी ट्रेजेक्टरी में, पूरे पाथ में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है? नहीं है। क्या पूरी ट्रेजेक्टरी में, पूरे पाथ में कोई एक ऐसा पॉइंट है जिस पर एक टाइप की एनर्जी कंप्लीटली दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो जाए? नहीं है। वेरी गुड।
अब अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट पे, ये होती है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे या टॉप पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो इसके दो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैं लिखने जा रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट या काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पोजीशन, इसका एक फॉर्मूला होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कहां से बना है? ये हमने खुद से नहीं बनाया। मैक्सिमम हाइट पे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम हाइट पे क्योंकि वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट बच जाता है, दैट इज वीएक्स, तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम यूं लिखते हैं 1/2m। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट रह जाता है, तो हम इसे वीएक्स स्क्वायर करते हैं, आगे इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी हम mgh से डिराइव करते हैं, और वो फॉर्मूला बनता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और उसमें आता है साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा कहां से आया? क्योंकि जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमिन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लिखते हैं mgh। अब ये आ गया हाइट, और हाइट का फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है va स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, वहां से उसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है। अगर आप गौर करें तो इन दोनों की रेशो लें, इन दोनों की रेशो लूंगा तो मेरे पास कुछ यूं बन जाएगा। मैं पोटेंशियल एनर्जी को जानबूझ के ऊपर रख रहा हूं ताकि वो tan थीटा बन जाए। पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, जाहिर सी बात है दो चीजें कॉमन है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बेटा tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो एनर्जीज की रेशो आ गई जो कि सिर्फ थीटा डिपेंडेंट है। अगली बात बड़ी खतरनाक करने लगा हूं, अक्सर ये बच्चों को तंग करती है और उनके ढेर सारे एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं, और वो बच्चे जो खासतौर पे रिपीट कर रहे होते हैं ना, वो बड़ी परेशानी का शिकार होते हैं इस बात से। किस एंगल पे हाइट मैक्सिमम होती है? वेरी गुड, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, याद रखिएगा ये स्पेशल केस है। जब बॉडी को हम वर्टिकली अप थ्रो करते हैं ना बच्चे, तो वर्टिकली जब अप थ्रो करते हैं तो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर मूव करता है। बेटा ये तेरे मेरे लिए स्ट्रेट है, याद रखना, दुनिया के अंदर कोई भी स्टेट चाहे रेस्ट की हो चाहे मोशन की हो एब्सोल्यूट नहीं होती। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे एक फड्डा डाल के बैठ जाते हैं, सर वो देखे ना जब बॉडी 90 डिग्री पे ऊपर जाता है तो ये वन डायमेंशनल मोशन है, तो सर इसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं लेना चाहिए, आपने पढ़ाया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। तो उनको जवाब देने लगा हूं बड़ा खूबसूरत, सुनिएगा। आप और मैं अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो आपके लिए और मेरे लिए जब मैं किसी बॉडी को वर्टिकली अप फेंकूंगा तो वो बॉडी मेरे लिए और आपके लिए स्ट्रेट अप जाएगी, स्ट्रेट डाउन आएगी। लेकिन वो बंदा जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर है, अर्थ से बाहर है, याद रखें अर्थ स्पिनिंग मोशन कर रही है, स्पिन कर रही है अर्थ कंटिन्यूअसली, जो बंदा इस फ्रेम से बाहर है, अर्थ के फ्रेम से बाहर है, उसके लिए वो पैराबोलिक है। हेलो, कुछ बात यहां हिट किया, पिंच किया किसी पॉइंट ने। ये बिल्कुल वही बात है जो एफएससी में टीचर ने पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जब वो रिलेटिव मोशन को डिस्कस करता है कि एक कार के अंदर जनाब एक बंदा है, कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, वो बंदा एक बॉल को ऊपर उछालता है, तो कार के अंदर बैठे हुए बंदे के लिए वो बॉल स्ट्रेट अप और स्ट्रेट डाउन है, लेकिन कार से बाहर जो बंदा सामने से देख रहा है उसके लिए वो पैराबोलिक पाथ बनाती है। समझ आई? और वैसे भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सिर्फ ये जरूरी थोड़ी होता है 2 डायमेंशनल मोशन होनी चाहिए। अल्लाह के बंदो, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को आज आप अपनी बुक से पढ़िएगा, उसमें वो कहता है कि बॉडी के पास इनर्शिया होनी चाहिए, बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे, ठीक है, तो फिर जाके प्रोजेक्टाइल मोशन के लवाजमात पूरे होते हैं। तो ये बात याद रखिए, ये स्पेशल केस है कि जब किसी बॉडी को वर्टिकली अप थ्रो करते हैं तो उस वक्त हाइट होगी मैक्सिमम। लेकिन अब मैं एक अगली बात करने लगा हूं, ये तो मैंने एक अलग मामला आपका सुलझा दिया, अगली बात बड़ी खतरनाक है। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं हर एंगल की अपनी एक मैक्सिमम हाइट होती है। अल्लाह अकबर, आपको नहीं यकीन, मैं प्रूफ करके दे सकता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फर्ज कर लें ये कोई एंगल है, ये वैसे तो डीटी ग्राफ है लेकिन पाथ ऐसा ही होगा ना, चलें आप मिक्स ना कर दे, मैं अलग ही करता हूं। इधर देखें, इधर जल्दी से इधर देखना है, शाबाश, इस तरह का कोई पाथ है।
फर्ज करें ये कोई सर्टन एंगल है, तो इस एंगल पे डिफरेंट हाइट्स एग्जिस्ट करती, मैं आपको दिखाता हूं। ये भी तो एक हाइट है, 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 लेकिन इस एंगल पे जो मैक्सिमम हाइट है वो सिर्फ ये है। क्या समझे हो? हर एंगल की एक मैक्सिमम हाइट एग्जिस्ट करती है। अब देखो बड़ी मजेदार बात है, अगर मैं इस हाइट को मैक्सिमम हाइट कह दूं तो आपका मुझसे नाराज होना नहीं बनता, क्योंकि ये देखें ये मैक्सिमम हाइट ही है। क्या समझे हो? हेलो। अब एक शॉर्टकट है, बड़े मान से लिखते हैं हम शॉर्टकट ना, याद कर लेते हैं हम, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h ऐसे लिखते हैं। वेरी गुड। तो अगर tan को 45 कर दूं, थीटा है ना, थीटा 45 कर दें, tan 45 हो जाए, फिर क्या बनेगा? 45 पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगी ना। अब इस जुमले को, इस एक्सप्रेशन को मैं रीड आउट करने जा रहा हूं, आप में से कई लोगों की चीखें निकलेंगी। मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4 times ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। यह जुमला गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हाइट को वो मैक्सिमम हाइट कह रहा है वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर मौजूद मैक्सिमम हाइट है। बच्चों का दिमाग, खोपड़ी यहां पे घूम जाती है, ओए मैक्सिमम हाइट बोला है वो जी 90 डिग्री वाला, ओए वो स्पेशल केस है। मेरा जुमला याद रखना है, हर एंगल की अपनी जाती मैक्सिमम हाइट एग्जिस्ट करती है, वो उसकी बात कर रहा है। अनटिल अनलेस वो ये कह ना दे कि प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली अप थ्रो किया गया है, तब आप इस फॉर्मूला के अंदर 90 लेंगे, अदरवाइज हर एक पर्टिकुलर एंगल पे बेटा मैक्सिमम हाइट एग्जिस्ट करती है। बोलो बेटा आराम है? एक मसला सुलझाया मैंने, तो जिन बच्चों को इसमें मसला होगा ना वो आज बड़े खुश होंगे, ले भाई आज समझ आ गया, मामला याद रखना है। तो जब कभी वो स्पेशल केस डिस्कस करेगा फिर 90 पुट करना है पुत्र, अदरवाइज हर एंगल पे मैक्सिमम हाइट एग्जिस्ट करती है। एग्री और नॉट? चले जबरदस्त। आज के लेक्चर का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कल का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में सुन ले, मैं बता दूं पहले कल के लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊंगा। कल के लेक्चर में ये शॉर्टकट्स कैसे आए, कहां से आए, इनका यूज क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, r इज इक्वल टू r मैक्स साइन टू थीटा क्या है, टाइम के डिफरेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, रेंज के डिफरेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ये इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, gt स्क्वायर इज इक्वल टू 8h कैसे आया, gt स्क्वायर इज इक्वल टू 2r tan थीटा इज इक्वल टू 8h, ये कैसे बनता है, ये कब कब लगता है, किस तरह से लगता है, ठीक है, ये सारी बातें कल करेंगे। आज के लेक्चर में कोई मसला है तो वो बताएं। बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, होगी। और ये नेट डिस्प्लेसमेंट है प्यारे बच्चे, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। नेट में दोनों आ गई ना चीजें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है, लेकिन मैंने यहां पे एक चीज बोली थी ग्राफ में बताते हुए, मैंने कहा था अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो जब वर्टिकली ये वाला केस बन जाएगा ना, इधर देखो ये वाला केस बन जाएगा, एक होगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, dx 0 हो जाएगा, वो टोटल dy होगा। लेकिन जब आप बॉडी को हॉरिजॉन्टली ऐसे फायर करोगे तो उस वक्त ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों का सम होगा, वो भी ऐसे बनेगा। मैं आपको कल निकाल के दिखाऊंगा, बल्कि अच्छा किया याद करवाया, ये भी कल, अभी मेरे पास जगह नहीं है वरना रेस करना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएंगे 15-20 मिनट रेस करने में, दोबारा लिखने में। कल मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा, मैंने जो वॉइस नोट में भी भेजा था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का चेंज, और उसी वेलोसिटी के चेंज से मैं मोमेंटम का चेंज भी लेके दिखाऊंगा। फिर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और लैंडिंग पॉइंट के वेलोसिटी का चेंज, फिर उसी से मोमेंटम का चेंज, फिर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और लैंडिंग पॉइंट पर इन 2 पॉइंट्स के वेलोसिटी का चेंज, मोमेंटम का चेंज भी। सिंपल, ठीक है ना?
वो कोई मसला ही नहीं है उसमें। कैलकुलेट पता क्या करना होता है, सिर्फ वेलोसिटी का चेंज जो निकाला है उसको मैथ से ठा करके मल्टीप्लाई करो, मोमेंटम का चेंज निकल आएगा। सिंपल। यस जी बेटा, कौन सा ग्राफ? हाँ जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने ये बोला था कि जब बॉडी वर्टिकली ऊपर गई और मैक्सिमम हाइट पे जाके नीचे आई तो बेटा डिस्टेंस जमा ही होना है। फर्ज करें ग्राउंड से ऊपर जाते हुए 10 मीटर कवर किया और मैक्सिमम हाइट से वापस आते हुए भी 10 मीटर कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा लेकिन डिस्टेंस 20 होगा। इसलिए ग्राफ मैक्सिमम हाइट पे जाके नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। और ये कर्व इसलिए है क्योंकि मैंने एक चीज बोली थी, एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे वेरिएबल की पावर मोर देन 1 तो पैराबोलिक बन जाता है। ठीक है जी। जी पूछे पूछे पूछे। बना लें, कोई मसला नहीं, tan 60 कर दें। टफ है? tan 60 क्या होता है? अंडर रूट, हेलो बस चुप कर गए। tan 60 क्या होता है? हाँ, तो r अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4h। अल्लाह की कसम अभी मैंने की है। चले मैं दोबारा कर देता हूं। स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा क्यों है? मैंने एक चीज बोली थी, दोबारा सुने। मैंने कहा था वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर नेगेटिव होता है, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। जब आप बॉडी को वर्टिकली अप फेंकते हैं ना, तो इनिशियली वेलोसिटी की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, यूं। बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाता है, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है ना, 180 डिग्री रिवर्स होगी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव में आके बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव स्पीड कोई मीनिंग्स कन्वे ही नहीं करती। तो हम जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाते हुए बॉडी की स्पीड स्टार्टिंग में मैक्सिमम है, लेकिन वो जैसे जैसे बॉडी हाइट पे जाता है उसकी स्पीड कम 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 होते 0। मैक्सिमम हाइट पे फिर बॉडी अब नीचे आता है, जब नीचे आता है तो उसकी स्पीड फिर इंक्रीज करती है, तो स्पीड फिर 0 से बढ़ना शुरू कर देती है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए स्पीड टाइम है। क्लियर बेटा? चलें जी, ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।